हाँ जी, मैं नियोन आपका स्वागत करता हूँ गौरव सर के चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 4-5 पॉइंट्स पे। एक तो प्रीलिम्स का डर, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर डर है वो ज़्यादा, इसको ओवरकम कैसे करें। एक ये है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं है, इतना पढ़ लिया, 2-3 महीने से बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा फील आ रहा है कि कुछ याद नहीं है। कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स पे बात करेंगे जिससे आपके 15 से 20 क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं लोगों द्वारा, लेकिन मैं ये अभी क्लेम नहीं करूँगा। अभी मैं 5 से 7 क्वेश्चन का क्यों क्लेम किया मैंने थंबनेल में, क्योंकि ओवर एग्जेजरेट करके थंबनेल क्लिक बेट्स नहीं बनाने व्यूज़ पाने के लिए। क्योंकि अभी सच्चाई है कि यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की इन एलिमिनेशन टेक्निक्स की तो आप एग्जाम में सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन ही सही करके आओगे, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन से एक वीडियो को देख के यदि आप कर पाते हो तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। 5-7 क्वेश्चन में तो आपके 5 से 7 साल बच सकते हैं, सच्चाई ये है। ठीक है, पेपर की गणित को थोड़ा समझेंगे कि कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव को कैसे कम करना है, या फिर और जो ऑप्टिमल जो लेवल है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने होने चाहिए। एग्जाम डे की टिप्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि किस तरीके से अपने को एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, माई सेल्फ नियोन, और मैंने किधर किधर धक्के खाए ये मैंने आपको बता दिया। IIT दिल्ली से पास आउट हूँ, कॉर्पोरेट जॉब की है, उसके बाद 3 UPSC मेंस लिखे हैं, इस बार का RS इंटरव्यू दिया है। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ी क्रेडिबिलिटी आए कि आपको जो इंसान बता रहा है वो उस फेज से गुजरा हुआ है। मैं भी आपकी उम्र का हूँ, आप कितने 22-23 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, मैं 18 साल का हूँ, बस इतना ही सही तो अंतर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वाई दिस वीडियो एंड टाइमिंग, तो यदि आपको ये वीडियो बूस्ट करता है, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। देखो जैसे आपने अभी ये वीडियो देखा, आपको पॉजिटिविटी आई, ठीक है, आपका डर खत्म हुआ, आपने एलिमिनेशन टेक्निक को अच्छे से समझा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 30 सितंबर को 30 सितंबर को शाम को 8 बजे 8 PM पे आप इस वीडियो को देख लेना प्लीज़, ताकि ये रिवाइज हो जाए चीज़ें, एक बार फिर से पॉजिटिविटी आप में आए और आप एग्जाम में अच्छा कर सको। समटाइम्स द थिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक इज ऑल इन योर माइंड। ठीक है, आप हाथी हो, सच बता रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ मेहनत, आपने खूब मेहनत की है, अच्छे से की है। मैं जानता हूँ आप यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो। ठीक है, लेकिन कुछ चेन है, इनसिक्योरिटी की चेन, डर की चेन, कुछ टेक्निक्स या इग्नोरेंस की चेन, ये जो चेन है आज हम तोड़ेंगे इनको। ठीक है, चलते हैं भाई सीधा अट्टा है। तो यदि मुझसे कोई पूछे कि यार प्रीलिम्स में नॉलेज का गेम कितना है, भाई मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ 50% नॉलेज का गेम है। मैं बहुत सारे अपने IIT के फ्रेंड्स को या फिर UPSC के फ्रेंड्स को जानता हूँ जिन्होंने 5-5, 7-7 दिन पढ़ के प्रीलिम्स निकाला है। अब 5-7 दिन पढ़ के तो फालतू की बात है, हाँ बिल्कुल ये फालतू की बात है, लेकिन उनकी जो तैयारी थी वो IAS वाली थी, UPSC वाली थी। उन्होंने RS स्पेसिफिक थोड़ा सा नॉलेज एक्वायर कर लिया, लेकिन अब RS का तो बहुत बड़ा सिलेबस है ना, उसमें राजस्थान का भी पार्ट है। लेकिन उन्होंने जैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज़ करके, अपने RS IAS वाली नॉलेज को यूज़ करके, ऐसे करके एग्जाम निकाला है RS प्रीलिम्स, इंक्लूडिंग मी। मैं 5-7 दिन ही पढ़ के गया था। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे और करंट पढ़ के गया था, उसमें निकल जाता है एग्जाम यार। तो कॉन्फिडेंट रहना है अपने को, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है और पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप बोलोगे यार यही तो प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं हम। ठीक है, ये लाना कैसे ये बताओ ना, आप ये मत बताओ कि रखो रखो, हाँ वो तो हमें ही पता, ठीक है बिल्कुल। तो यदि कोई मुझसे एक एडवाइस पूछे 4 दिन पहले प्रीलिम्स के कि भाई एक एडवाइस दे दे, मैं क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको जो एक एडवाइस दूंगा वो ये दूंगा कि एक फाइटर का एटीट्यूड आपको डेवलप करना है। फाइटर का एटीट्यूड मतलब आप एक पेपर देने नहीं जा रहे, ध्यान रखना, आप 150 क्वेश्चन से फाइट करने जा रहे हो। वहाँ पे क्वेश्चन के पेपर के ऊपर लिखा होता है ना, ईच क्वेश्चन इज मैंडेटरी कंपलसरी। हाँ भाई, आपको हर क्वेश्चन को टाइम देना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हर क्वेश्चन को बिट जाना है या फिर हर क्वेश्चन में 20 मिनट दे देना है या 10 मिनट देना, नहीं। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि लेट से आपने बहुत कुछ सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हुए, कुछ सब्जेक्ट आपने बिल्कुल छोड़े हुए होंगे या फिर बहुत पुअरली प्रिपेयर्ड होंगे या डर होगा उनमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स हो सकती है वो, या फिर हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हो, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, या फिर मैथ्स हो, जो भी हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 10 से 15 सेकंड उस क्वेश्चन को देना जो आपने जीवन में कभी सुना ही नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, या वो सब्जेक्ट आपने छोड़ के आए हो। बिलीव मी बिलीव मी बिलीव मी, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो यदि आप उस भिड़ने का एटीट्यूड रखोगे। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके बताऊंगा। यदि आप भिड़ने का एटीट्यूड रखते हो तो आप 5 से 10 क्वेश्चन आराम से सही करके आओगे, और यही गेम होता है भाई। कट ऑफ के 4-5 नंबर के आगे पीछे तो बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, और यही ये जो 4-5 साल का डिफरेंस क्रिएट कर देता है, तो अपने को उनमें नहीं रहना है। ठीक है, आगे चलते देखो, मैं इस टेक्निक को बोलता हूँ पुश द डोर टेक्निक। मतलब जैसे मैं एक दिन क्या अपनी सोसाइटी में घूम रहा था, और मेरी सोसाइटी में कितने 6 कॉमन रूम है। ठीक है, तो सारे बंद होते हैं, लोग होते हैं, उनको खुलवाना पड़ता है गार्ड से चाबी लेके। तो अब पुश द डोर का मतलब मेरी आदत है, मतलब चलते चलते उंगली कर दी कुछ भी कि यार, मतलब वही यार खड़े नहीं रह सकते, वो वाली चीज़ है। तो आप यही करो कि चलते चलते उंगली कर जाओ क्वेश्चन से, नहीं आ रहा तो भी एक बार छेड़ के चले जाओ, क्या पता हो ही जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे ये वीडियो देखो आप,
ये गेट बंद था तो मैंने बस पुश किया इसको, एक धक्का दे लिया ऐसे ही, मुझे नहीं पता था ये खुलेगा नहीं खुलेगा, पुश किया तो ये खुल गया। ठीक है, बस यही करना है आपको हर क्वेश्चन से। अब 6 कॉमन रूम है, हो सकता है मैं 5 एक मिनट, हाँ हो सकता है 5 गेट नहीं खुले लेकिन एक गेट तो खुला भाई। ऐसे ही आपके साथ होगा कि आप यदि इस पुश द टॉट टेक्निक से 5 से 10 क्वेश्चन खोल के आ जाओगे, करके आ जाओगे, तो क्या नुकसान है यार, बहुत बहुत आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट हो जाएगा और आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 2021 RS का क्वेश्चन है, ये RS 2021 का, विथ 69 पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले रिजोल्यूशन 108p मीन्स, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। न तो मुझे पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो के बारे में पता था, IIT से होऊंगा तो होऊंगा, लेकिन नहीं पढ़ा था भाई साहब ये, है ना। अब छोड़ सकते थे इसको, आराम से छोड़ सकते थे, लेकिन एक इच्छा हुई कि यार एक बार छेड़ के तो देखता हूँ क्या पता। तो भाई सीधी सी बात है, 16:9 का रेशियो है। जब मैंने इसको थोड़ा सा करने की ट्राई की, 10 सेकंड इसको दिया तो ये क्वेश्चन हो गया। अरे ये तो मैथ्स एंड रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन ही नहीं था। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में आया था, साइंस की नॉलेज इसमें रिक्वायर्ड थी, लेकिन ये मैथ्स से भी हो जा रहा है कि 16:9 एस्पेक्ट रेशियो है, 108p मीन, यहाँ पे 1080 तो फिक्स कर दिया ये सेकेंड वाला इंटू तो, ठीक है, मतलब 9 1080 है, तो एक कितना हो गया 1080/9, तो 16 कितना हो गया 1080/9 × 16। बस ये करोगे तो आपका सीधा सीधा 1920 उत्तर आ जाएगा। मतलब ये तो एक ही नियम वाला क्वेश्चन था, ठीक है, यूनिटी मेथड वाला क्वेश्चन था, ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन नहीं था। क्या किया, बस एक डोर को धक्का दिया मैंने 10 सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को कि यार कर ही लेते, क्या पता हो ही जाए। तो ऐसे आपको 5, 7, 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो सिर्फ थोड़ा सा ट्राई करने पे हो जाएंगे। प्लीज़ ये फ्री के नंबर मत छोड़ना, यहीं पे आप पीछे रह जाते हो आपकी नॉलेज होते हुए भी, ठीक है। नॉलेज और विजडम में भाई यही डिफरेंस होता है। नॉलेज आपके पास है, सबके पास, आई एम श्योर, आई एम डेम श्योर, ठीक है, नॉलेज उतनी चाहिए ही नहीं। आपने 10,000 चीज़ें पढ़ी हुई, उनमें से 10 ही काम आएगी प्रीलिम्स में तो, ठीक है। लेकिन उन पॉइंट्स को कनेक्ट करना, जैसे आपने इसमें साइंस को कनेक्ट कर दिया मैथ से, एक एक नियम से, उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने को विजडम बोलते हैं। और विजडम होना जरूरी है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, नॉलेज का होना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत तो नॉलेज जरूरी है, अब गुणा भाग तो आना ही चाहिए, ये भी नॉलेज का ही पार्ट है, एक एक नियम आपको आना ही चाहिए, तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो लगेगी, वो तो लगनी भी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब भाई डर वाली बात करते हैं कि डर है। एक चीज़ ध्यान रखो, डर सबको है। अभी मैं प्रीलिम्स देने बैठूंगा तो मुझे भी डर लगेगा, सिंपल सी बात है, ऐसा कोई नहीं कि डर नहीं है। अब 3 एनालॉजीज होती है जो मैं यूजुअली डर को क्लियर करने के लिए, डर को हटाने के लिए यूज करता हूँ। एक इंटरनल एनालॉजी होती है, एक एक्सटर्नल एनालॉजी होती है, और एक थिंक बियॉन्ड एनालॉजी होती है। ये मैंने ये अभी क्रिएट की है जब PPT बना रहा था, ठीक है। इंटरनल एनालॉजी क्या होती है, आपका माइंड ही सब कुछ है, मैं बता रहा हूँ, आप जैसा सोचोगे वैसे ही आप हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक छोटी सी पगडंडी है 2 फीट की, इधर ये पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर पगडंडी है, और ये 1000 फीट की खाई है, यहाँ पे रस्सा है, यहाँ पे आप दौड़ सकते हो क्या, ये बताओ 2 फीट की 1000 फीट की खाई है, इधर नहीं दौड़ सकते, आप चल भी नहीं सकते इस रस्से के बिना, इस रस्से को पकड़े बिना, ये सच्चाई है, ठीक है। अब आते हैं इधर, ये रोड है सिंपल सी, ये रोड पे ये येलो लाइन है, ये 1 फीट की है, ये तो 2 फीट चौड़ी थी, ये तो 1 फीट ही है। आप इस पे दौड़ सकते हो क्या, बिल्कुल दौड़ सकते हो साहब, और आपका पैर इधर जाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ तो जगह भी ज़्यादा है, सब कुछ है, तो यहाँ क्यों नहीं दौड़ पा रहे हो, और यहाँ पे क्यों दौड़ पा रहे हो, और सक्सेसफुली दौड़ पा रहे हो। आपका पैर इधर जाएगा ही नहीं बिल्कुल ही, क्यों, बॉडी तो आपकी वही है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो रहा है, माइंड का, माइंड चेंज हो गया कि यहाँ पे जो माइंड का फोकस था ना, वो 80-90% इस पगडंडी पे है ही नहीं, इस ट्रेंच पे, इस खाई पे, कि भाई गिर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, या गिर जाऊंगा। तो आपका माइंड ही बॉडी को कंट्रोल करता है, मैं बता रहा हूँ। तो उस दिन आपके माइंड को यदि आपने शांत रख लिया ना, बॉडी अपने आप काम करने लग जाएगी, शानदार पेपर होगा आपका। तो बस आपको तो इस पगडंडी पे भागना है, आपको माइंड में फिल्टर लगा लेने की इधर खाई है ही नहीं भाई साहब, इधर तो सड़कें हैं दोनों। तो आपको ये सड़कें क्या है, ये मेंस है, एक मेंस की सड़क, ये प्रीलिम्स की पगडंडी है, एक मेंस की सड़क है, एक इंटरव्यू की सड़क है। आप देखो कि मेरे तो दोनों तरफ मेंस और इंटरव्यू है, मैं तो मेंस और इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं तो यहाँ से गिरूंगा तो सीधा मेंस या इंटरव्यू में गिरूंगा, मैं तो कहीं गिर ही नहीं रहा, ठीक है। तो सच में बहुत आपको रिलैक्स मिलेगा, आप पॉजिटिव हो जाओ बहुत ज़्यादा कि आप मेंस लिख रहे हो। कोई बोले कि ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ भाई ओवर कॉन्फिडेंस ही है मेरे में तो, ठीक है। यदि ओवर कॉन्फिडेंस से काम हो जा रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है, जैसे दाग अच्छे होते हैं। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस के लिए लोग फिर बुरा क्यों बताते हैं, वो बुरा तब बताते हैं जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो, कि ओवर कॉन्फिडेंस में हो कि पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई वाला काम हो चुका है, आपने बस आपका रिवीजन चल रहा है, अभी 2-3 दिन रिवीजन करोगे। ओवर कॉन्फिडेंस तब खराब होता है जब आप उसके चक्कर में पढ़ाई नहीं कर रहे कि मैं तो निकाल ही लूंगा, पहले चौड़े होके घूम रहे, नहीं, पढ़ाई करते करते ओवर कॉन्फिडेंस है तो भाई रखो, कोई दिक्कत नहीं है, रखना ही है पढ़ाई करते करते तो, ठीक है। 8 से 10 घंटे यदि आपने पिछले 2 महीने पढ़ाई की है तो खूब कॉन्फिडेंस रखो। आगे चलते हैं, दूसरी है एक्सटर्नल एनालॉजी, मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर है, आपके जो एनवायरनमेंट है बाहर का एक्सटर्नल, वो कैसा है उसके बारे में जब आप अवेयर होते हो, ठीक है,
तो आप में डर खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल जब मैं इंटरव्यू देने गया था, मॉक्स में डर लगता था, लेकिन मॉक का जो सबसे बड़ा डर को हटाने का जो पॉइंट था ना, वो ये था कि अरे सब मेरे जैसे ही तो हैं। मतलब यार कोई यहाँ पे तुर्रम खान थोड़े है, यदि तुर्रम खान होता तो वो आरएस का एग्जाम थोड़ा ना दे रहा होता। सच बात ये है, वो एलन मस्क होता, वो अपनी कंपनी स्पेस मार्स में जाने की ट्राई कर रहा होता, वो ब्लैक होल पे स्टडी कर रहा होता। तो सब अपने जैसे ही लोग हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो जब मेरे जैसे ही लोग हैं सारे जो आरएस एग्जाम के पीछे पड़े हैं, तो फिर मैं डरूं क्यों उनसे? सिंपल सी एनालॉजी थी मेरी तो, और इसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं फिर अच्छा करने लग गया था। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे, मैं हमेशा ये लाइन बोलता हूँ आपको। इसमें ही सिलेक्टेड लोग हैं, इसी में इंटरव्यू देने वाले लोग हैं, इसमें एलाइड सर्विस वाले लोग हैं, इसी में ऑफिसर बैठे हैं, इसी में एस्पिरेंट बैठे हैं। सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे। मैं बहुत सारे इंटरव्यू वाले ग्रुप्स में एडेड हूँ, और वहाँ पे भी यही बातें चलती कि यार प्रीलिम्स का डर है, इंटरव्यू अभी हुआ नहीं है, अभी इंटरव्यू हुआ ही है, मेरी तो तैयारी नहीं हुई, वो नहीं हुई, ये हुई। उनकी भी सेम ही बातें हैं। किसी से नहीं डरना, सब आप की तरह ही हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो समवन विथ हाफ योर नॉलेज विल पास द एग्जाम बिकॉज ही इज नॉट नॉलेजेबल इनफ टू डाउट हिमसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 2021 का मुझे आरएस का कुछ नहीं पता था, यहाँ की क्या टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, यहाँ की क्या मेंटर्स हैं, यहाँ की क्या कोचिंग है। मैं सिंपल से दिल्ली से आया, एग्जाम दिया और एग्जाम निकल गया, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी इन चीज़ों की कि कितना कंपटीशन है। ठीक है, कि किसी कोचिंग में कितनी भीड़ है, किस कोचिंग में कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों के, मुझे मतलब ही नहीं था उन चीज़ों से, तो मेरा माइंड गया ही नहीं। तो मैंने एक तरीके से मुझे अपना फोकस रखा, और मुझे ये पता था कि आरएस के एग्जाम देने वाला या आईएएस का एग्जाम देने वाला कोई यहाँ पे एलन मस्क या फिर आइंस्टाइन या फिर स्वामी विवेकानंद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपने जैसे नॉर्मल लोग हैं, अपने जैसे ही लोगों के साथ मेरा कंपटीशन हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो आपसे आधी नॉलेज वाला बंदा भी एग्जाम निकाल लेगा यदि वो खुद पे डाउट नहीं करेगा तो आप उसको क्यों एग्जाम निकालने दे रहे हो? आप में तो ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी एनालॉजी है थिंक बियॉन्ड। भाई अभी मेरी 3 दिन पहले सर्जरी हुई है, ठीक है, नॉर्मल सर्जरी थी वैसे, लेकिन अब सर्जरी है, चीर फाड़ होगी तो डर तो लगेगा भाई, सिंपल सी बात है। तो अब मैंने उस डर को कैसे ओवरकम किया? मैं हमेशा अपने साथ कोई ना कोई, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कुछ ऐसी होती है, तो एक बंदा हमेशा रखता हूँ जो कि हंसी मजाक करता रहता है, जिसके साथ अटैचमेंट है, चाहे वो दोस्त होगा, जनो कोई भी हो। ठीक है, एंड बिफोर ओटी, ऑपरेशन थिएटर के जस्ट पहले 5 मिनट पहले हम लोग क्या कर रहे थे? फोटोशूट कर रहे थे। ये अक्षय कुमार वाला पोज दे रहा था मैं, और मैं ये सब क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे सर्जरी के बारे में सोचना ही नहीं था। आई वॉज थिंकिंग बियॉन्ड इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स से जस्ट पहले मैं हमेशा मेंस के बारे में सोचता हूँ कि अरे प्रीलिम्स तो लल्लू है, मुझे तो मेंस की है टेंशन यार, मेंस कैसे करूँगा मैं, मेंस की तैयारी कैसे करूँगा। ठीक है, जब भी मुझे डर लगता है, तो ऐसा नहीं कि मैं बस सारे दिन मेंस का सोच रहा हूँ, पढ़ाई करनी है प्रीलिम्स की, लेकिन जब भी डर लगे तो कि यार प्री तो हो जाएगा, मेंस की है मेन तो, और जब मेंस होगा तो मेंस के बारे में ऐसे सोचते हैं कि अरे मेंस तो हो जाएगा, इंटरव्यू है मेन चीज़ तो। ठीक है, थिंक बियॉन्ड दैट डर, मतलब अपने आप को इंगेज रखो कैसे भी करके। फोटोशूट ही करवाने लगे ओटी के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से अपने को इंगेज रखना है। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना, थिंक बियॉन्ड, एक्सटर्नल और इंटरनल। आप अप्लाई करके देखना, एक दिन पहले ये वीडियो देख लेना, आपका डर खत्म हो जाएगा। अब एक चीज़ें याद ही नहीं है कुछ सर, याद नहीं है भाई साहब, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये यूएसए गवर्नमेंट की वेबसाइट है, द न्यूरोबायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ मेमोरी रिट्रीवल। ये मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, ये पेपर पढ़ा इसका। इसमें एक लाइन लिखी हुई है भाई, इवन इफ यू फील लाइक यू हैव फॉरगॉटन द एक्ट ऑफ सिटिंग डाउन एंड आंसरिंग क्वेश्चंस कैन किक स्टार्ट योर मेमोरी। ये इनकी प्रॉपर रिसर्च है, बिलीव मी और नॉट। मतलब यदि आपको ऐसा लग रहा है अभी कि आप भूल चुके हो चीज़ें, तो टेंशन ही निकाल दो, सबको लग रहा है ये चीज़। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू रूम के बाहर में बैठा था, तो एक डॉक्टर मैम थी, मेरे जस्ट पहले एक डॉक्टर मैम का इंटरव्यू था, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि सर हंगर इंडेक्स की रैंक क्या है, सर इसमें इंडिया की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की रैंक क्या है। भाई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, और मैंने मैम को साफ साफ बोला था कि मैम मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं तो ऐसे ही इंटरव्यू देने आ गया, लेकिन मुझे पता था ये सब चीज़ें, आई वॉज अवेयर ऑफ ऑल दिट। यदि आप डर से अवेयर हो, यदि आप इस चीज़ से अवेयर हो कि हाँ ये नॉर्मल चीज़ है, तो फिर आपको डर लगना ही बंद हो जाता है। मुझे कुछ डर नहीं लगा उन क्वेश्चन का, क्योंकि मुझे पता था कि हाईली 99.99% चांस है कि अंदर मुझसे नहीं पूछेंगे, और ये 0.01% चांस है कि पूछ भी लिया तो मैं सॉरी बोल दूंगा, खत्म बात। हर क्वेश्चन का जवाब नहीं देना होता। 150 क्वेश्चन, मुझे 200 नंबर नहीं लाने प्रीलिम्स में। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जो सच में मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं कोई बात नहीं, उसको छोड़ के आ जाऊंगा। बाकी क्वेश्चन है करने को, मुझे तो 120 130 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बाकी 20-30 नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे याद। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखो। ठीक है, और ये जो रिसर्च है वो ये बोलती है कि आप बैठते हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो वो आपकी मेमोरी अपने आप ही किक स्टार्ट हो जाती है। यदि आपने ईमानदारी से 8-10 घंटे मेहनत की है पिछले 2-3 महीने में, योर मेमोरी विल किक स्टार्ट ऑटोमेटिकली एंड यू विल डू वंडर्स माय फ्रेंड। ठीक है, ये इंटरव्यू वाला एक्सपीरियंस मैंने आपको बोल दिया। टेस्ट वाली चीज़ मैंने आपको बोल दी कि जब भी आप टेस्ट देने पड़े, और आपने मॉक में आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि मॉक से पहले, क्योंकि आपने हवा नहीं बना रखा मॉक का, मॉक देने जाते हो तो उतना डर नहीं लगता जितना प्रीलिम्स का लग रहा है। और जैसे आप मॉक में देते हो, आपको याद नहीं रहने वाली प्रॉब्लम उतनी नहीं है याद दिन तक, थोड़ी बहुत आती है रिविजन की कमी के कारण, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो हमें 200 नंबर तो लाने ही नहीं है। आगे चलते हैं भाई।
थोड़ा सा पेपर की गणित समझ लेते। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, आपको लगभग 100 मार्क्स लाने हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए। आप 150 भी ला सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम 100 मार्क्स आपको लाने हैं टू बी ऑन सेफ साइड, ठीक है। वैसे 80 से लेकर 100 के बीच में कट ऑफ रहेगी, वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी वगैरह क्या है। पेपर नॉर्मल आता है तो अब यूआरओ जैसा ही पेपर आ गया तो भाई 200 भी जा सकती है, 180 भी जा सकती है, लेकिन वो सब एक्सेप्शनल केसेज है। सिविल सर्विसेज में ऐसा यूजली होता नहीं है, पेपर का लेवल वही आएगा जो ऑलरेडी आता है, तो ये 80 से 100 के बीच में अपने को नंबर लाने 100 के आसपास। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेना कि यदि आप उन लोगों में से हो जो कम अटेम्प्ट करते हो, 100 के आसपास अटेम्प्ट करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 80 कम से कम सही होनी चाहिए और 20 इनकरेक्ट होनी चाहिए, तब जाके आपको 98 मार्क्स आने। आप हाई अटेम्प्ट करने वाले हो कि 140 आप अटेम्प्ट करते हो तो आपके लगभग 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए और बाकी 48 क्वेश्चन गलत होंगे, तब जाके आपके 100 के आसपास मार्क्स आएंगे। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखोगे तो आप वहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करेगी आपको कि यार मैं मेरी जो रेंज होती है वो ये होती है 125 से 130, तो इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए, इतने गलत होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये कब काम आएगा अब मैं बताता हूँ आपको। देखो होता क्या है, पेपर अटेम्प्ट करने का जो सही तरीका है, सही गलत कुछ नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है, आप जैसे भी कर रहे हो, लेकिन जो मेरा तरीका है या फिर जो मेरे दोस्तों का जो यूजुअली प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उनका तरीका मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। हम तीन अटेम्प्ट में पेपर करते हैं पूरा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ जी 1 मिनट, हाँ 3 अटेम्प्ट में पेपर पूरा करते हैं। पहला हम क्या करते हैं, पेपर को 150 क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं, ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, मतलब कम से कम 10-15 सेकंड तो अपने को भिड़ना ही भिड़ना है। अब उसमें से अपने को कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे हो जाएंगे, तो अपन उसमें टिक करते जाएंगे कि जैसे एक क्वेश्चन पढ़ा हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन पढ़ा 10 सेकंड 15 सेकंड तक फाइट की, डाउट आ रहा है तो गोला कर दिया, और ये क्वेश्चन पढ़ा 10-15 सेकंड फाइट की, और ये आई एम डेम श्योर कि ये तो नहीं होगा मुझसे यार, 10-15 सेकंड फाइट करने पे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, है ना, ये इंट्यूशन फील आ रही है, तो उसको क्रॉस कर दो, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है कि पेपर जब नॉर्मल होता है, आपकी तैयारी ठीक ठाक होती है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है ज़्यादा बुरी भी नहीं है, तो लगभग 70-80 क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट में सही कर देते हो, ठीक है, इतना ऐसा होता है। तो इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि मुझे आगे करना है, कितना करना है। अब जैसे ही आपने पूरा 150 क्वेश्चन गो थ्रू लिए, अब आप जो सही क्वेश्चन जो टिक लगाए हैं आपने, उसको OMR में भर दो और गिन लो उनको, ठीक है। बीच में आपको रेस्ट भी मिल गया, आपके दिमाग जब OMR आप 70 क्वेश्चन की भरोगे तो आपके दिमाग को 5 से 10 मिनट रेस्ट भी मिल गई। अब आप क्या करोगे, गिन लिया कि 70 क्वेश्चन मैंने पहले अटेम्प्ट में कर दिए, मतलब मेरी हालत ठीक ठाक है, ठीक है। अब पहले अटेम्प्ट में 50 ही क्वेश्चन हुए तो हो सकता है पेपर टफ हो, पहले अटेम्प्ट में आपसे 90 क्वेश्चन हो गए तो हो सकता है पेपर ज़्यादा आसान हो, ठीक है, लेकिन यूजुअली 70-80 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अब गणित ये बोलती है कि 70 का लगभग 90% क्वेश्चन आपके सही निकलेंगे पहले अटेम्प्ट वाले, क्योंकि एक तो आपने पहले अटेम्प्ट में झड़ाके से कर दिया, थोड़ा सा भी डाउट था उसको तो आपने गोला लगा दिया था, जो बिल्कुल नहीं आता था उसको 10-15 सेकंड भिड़ने के बाद में भी नहीं आ रहा था उसको आपने क्रॉस कर दिया था। तो पहले अटेम्प्ट में झटके से आपने कर दिया था, लेकिन उसमें से फिर भी 100% सही नहीं निकलते, क्योंकि उसे बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। अब सिली मिस्टेक को लेके लोग परेशान होते हैं कि मुझसे, अरे होती है, वो सबसे होती है यार, उससे परेशान क्यों हो रहे हो। जैसे 70 क्वेश्चन में करके आऊँगा जो कि मैं परफेक्टली फाइन समझ रहा था, उनमें से 6-7 क्वेश्चन गलत होने ही होने हैं, तो मैं आके बैठ के रोऊंगा तो वो सबके लिए भाई, वो सबके लिए। तो 70 में से लगभग 63 क्वेश्चन सही होंगे मेरे साथ। अब इनको कैसे निकालूंगा, मैं इधर से निकालूंगा। अब सेकेंड अटेम्प्ट में करने लगूंगा, ये क्रॉस वाले तो हटाई दो अभी, है ना। अब सेकंड अटेम्प्ट में करने लगूंगा उनको। अब एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आपने 70 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, वो जो थोड़े बहुत डाउट थे, जिनमें मान लो 2 ऑप्शन में आप अटक रहे थे, 2 ऑप्शन तो आपने काट दिए थे लेकिन 2 में अटक रहे थे। अब ज़्यादा आप अटेम्प्ट करोगे तो एक्यूरेसी ऑफकोर्स कम होगी आपकी, तो 40% लगभग एक्यूरेसी हुई, तो 25-35 का रेशियो हो गया कि 60 में से आपके 25 क्वेश्चन सही हो गए, 35 गलत हो गए। लेकिन आपने कम ही अटेम्प्ट किया, सेकंड वाले जो इनमें डाउट था कि यार 40 ही करता हूँ, बाकी आपने छोड़ दिए 20, तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी होगी। इस तरीके से थोड़ी कैलकुलेशन इसमें मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना आप। पहले अटेम्प्ट में आपने सारे क्वेश्चन देखें, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ट्राई किया है, लेकिन गोले उन्हीं को भरे जो बिल्कुल परफेक्ट थे। दूसरे अटेम्प्ट में फिर उनको देखा है जिनमें आप डाउट में थे, जिनको आपने गोला लगा दिया था। अब ये भी हो गया साहब, दूसरे अटेम्प्ट में मैंने देख लिया। अब आप क्रॉस पे जा सकते हो फिर फाइनली कि यार क्या पता पहली बार जब मैंने क्रॉस लगाया था तब मेरा मेंटल एप्टीट्यूड या फिर जो माइंड की कंडीशन थी वो सही नहीं थी। एक बार देख लो, गो थ्रू लो। यदि ऐसे क्वेश्चन 20-30 है तो कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चन आप परफेक्टली छोड़ के आ सकते हो। तो जो सही रेंज होती है मेरे हिसाब से 120 से लेकर 140 तक होती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि देखो निकालने वाला तो 100 क्वेश्चन करके आके वो वाला भी निकालता है, और निकालने वाला पूरी 150 करके आके वो भी निकालता है, तो वो तो डिफरेंट चीज़ है। मैं एक नॉर्मल रेंज बता रहा हूँ, यदि आप इस रेंज में करके आते हो और ये वाला मेथड अपनाते हो तो आप वहीं पे थोड़े अवेयर हो सकते हो अपने एग्जाम को लेके। चलें आगे, समझ में आ गया, एक बात देख लेना, ये आगे चलते हैं साहब। अब आते हैं एलिमिनेशन टेक्निक्स पे, जो कि आपको 5 से 7 क्वेश्चन, इवन 10 क्वेश्चन तक हेल्प करेगी।
क्योंकि हर क्वेश्चन से भिड़ना है, तो अब नहीं आ रहा, नहीं नॉलेज है, तो एलिमिनेशन टेक्निक से लगानी है। तो जैसे एक एलिमिनेशन टेक्निक होती है सिंक टुगेदर या स्विम टुगेदर। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि अंडर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368 इफ बिल कम्स टू राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर पासिंग बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो क्या करेगा, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, अब राजस्थान असेंबली क्या करेगी आर्टिकल 368(2) के अंदर। अब मान लो आपको नहीं पता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल है, कुछ नहीं पता, अब आप छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, नहीं, एक बार आप पढ़ लो ऑप्शंस को, ठीक है। नहीं पता मुझे कुछ भी, लेकिन एक बार पढ़ तो लेता हूँ यार मैं, है ना। पहला ऑप्शन है रिजोल्यूशन कैन बी पास बाय असेंबली, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रिजोल्यूशन कैन बी रिजेक्टेड बाय असेंबली। तो भाई ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही हो गए। देखो आप, कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं खाना खा सकता हूँ, मैं अपनी मम्मी को बोल रहा हूँ, मान लो कि मम्मी मैं खाना खा सकता हूँ, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि मैं खाना नहीं खा सकता का मतलब यही हुआ ना कि यदि वो प्रोबेबिलिटी वाली बात हो गई कि हो सकता है 60% चांस हो कि मैं खा लूँ, लेकिन 40% चांस है कि नहीं खाऊं, तो ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए ना। मतलब ए आएगा तो बी भी आएगा अपने आप ही। रिजोल्यूशन कैन बी पास बाय असेंबली मतलब रिजोल्यूशन कैन बी रिजेक्टेड बाय असेंबली, सही बात है। तो ए और बी तो हमेशा साथ आएगा। तो ये हटा दो, ये हटा दो। भाई साहब आपको कोई नॉलेज नहीं थी क्वेश्चन की, लेकिन आपने 2 क्वेश्चन हटा दिया, आपने 50% प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर दी इस क्वेश्चन की। मतलब आप तुक्का भी अब लगाओगे तो भी 50% चांस है कि वो सही हो जाए, ठीक है। और मतलब 10 क्वेश्चन में आप यदि तुक्का लगाते हो 50% चांस, तो 5 क्वेश्चन आपके सही होते हैं। 5 क्वेश्चन सही होने का और 5 गलत होंगे तो भी आपके लगभग 4.4 नंबर आएंगे। और भाई 4.4 नंबर में तो दुनिया बदल जाती है, ठीक है। 9 मिनट। अब आगे तो फिर आप आगे नॉलेज वाला गेम हो गया। जैसे अब ये आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव हाउस कैन बी अबोलिश्ड, इनमें से कौन सा जो हाउस है वो अबोलिश किया जा सकता है। अब एक बात बताओ, लोकसभा और विधानसभा दोनों दिए हुए, आपको पता है कि लोकसभा और विधानसभा के लगभग सारे प्रोविजन सेम है। जो चीज़ें लोकसभा में होती है वही विधानसभा में होती है। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा को हर सब 5 साल में इलेक्शन होता है, सब कुछ कैसे समनिंग होती है, कैसे वो होता है, ठीक है। तो यदि लोकसभा होगा तो फिर विधानसभा भी होगा, मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि एक ही तो चूज करना है, इनको हटा दो मतलब दोनों। क्योंकि मान लो अब मैं लोकसभा को टिक करके आता हूँ तो फिर विधानसभा भी होगा, तो फिर तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ये दोनों तो हटा दो। अब बसती है राज्यसभा और विधानसभा। अब थोड़ा सा आगे नॉलेज होना चाहिए। आपको पता है राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, परमानेंट हाउस है ना, तो वो एबोलिश नहीं किया जा सकता, और एबोलिश विधान परिषद को कर सकते हैं, आपको पता ही ये वाली चीज़। तो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विधायक, ये जो लोकसभा और विधानसभा ये अबोलिश नहीं होती है, डिसॉल्व होती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है। अब ये तो नॉलेज वाला पार्टी हो तो आगे कर देंगे, मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ। सदन को समाप्त किया जा सकता है, ये वही हिंदी में हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं साहब, और करते हैं। देखो मैं और बताता हूँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू अहाड़ सिविलाइजेशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है वो, ठीक है। पहला ऑप्शन है द नेटिव्स ऑफ अहाड़ न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, अहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे। अब सी ऑप्शन देखो, धातु का काम अहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। मेटल वर्क वॉज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ अहाड़। अब देखो एक बात बताओ, मान लो सी ऑप्शन सही है कि हाँ धातु का काम अहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो फिर ये तो अपने आप ही सही हो गया कि तांबा गलाना जानते थे वो। या फिर उल्टा हो गया मैं, मान लो ए सही है, ए पक्का ही है कि तांबा गलाना जानते थे। अब तांबा गलाते थे तो ऑफकोर्स अर्थव्यवस्था के साथ और तांबे को क्या खाएंगे थोड़ा ना, उससे कुछ मेटल बनाएंगे, कुछ बनाएंगे। तो यदि तांबा गलाना जानते थे तो अर्थव्यवस्था का एक साधन था, मतलब धातु का काम। तो ए होगा तो सी पक्का होगा उसके साथ, पक्की बात है। ए होगा तो सी होगा, ए होगा तो सी नहीं है इसमें साहब, ए और बी है। ए होगा तो सी इसमें है, ए होगा इसमें सी है लेकिन ए नहीं है, ये हटा दो। मतलब ये दोनों 50% काम हो गया भाई अपना। मुझे अहाड़ के बारे में जानकारी नहीं है कि किधर है अहाड़ वगैरह, मान लो, ठीक है। अब आगे चल लो, अब आगे अच्छा एक और ट्रिक ये होती है कि जितना बड़ा स्टेटमेंट होगा ना उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। मान लो आप 50% में अटक गए, अब आपका मन नहीं कर रहा है कि यार इसको छोड़ के आए, तो ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन हो गया यहाँ से, अब नहीं थे को गलत कैसे कर सकता है, वो चावल से परिचित होंगे लेकिन पता नहीं। आगे चलते, यहाँ से काले लाल रंग मृदा भांड मिले जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितियां आकृतियां उकेरी गई है। ब्लैक रेड कलर्ड पोट्री हैज बीन फाउंड हियर ऑन विच जनरली व्हाइट कलर्ड ज्योमेट्रिक डिजाइन हैव बीन कार्व्ड। ये बहुत देखो जनरली भी लगाया हुआ है, बहुत साफ सा स्टेटमेंट है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है बहुत बड़ा, जनरली लिखाया हुआ है। पहली बात तो, दूसरी बात क्या बोला है, जितना बड़ा स्टेटमेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किए होते हैं स्टैंडर्ड बुक से, है ना। यदि उसको खुद से स्टेटमेंट बना होगा तो छोटा सा स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे ये देखो खुद से स्टेटमेंट बनाया, छोटा सा बना के नो कर दिया, अननोन कर दिया। मतलब क्वेश्चन जो वहाँ पे बुक में लिखा होता वो तो ये था कि राइस वॉज नोन टू देम, राइस उनके राइस से वो परिचित थे, लेकिन अननोन कर दिया उसको गलत करने के लिए। समझ रहे हो, मतलब भावनाएं समझ रहे हो ना। तो आपने घबराना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में घबराना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, सिंक और स्विमिंग टुगेदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंपोस्टिंग की बात हो रही है। अब इतना तो पता ही कि कंपोस्ट क्या होता है, उसमें जो अपने खाद्य पदार्थ होते हैं वो गलते सड़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं,
इन दिस बायोडिग्रेडेबल डबल वेस्टेज आप मान लो कंपोस्ट नहीं पढ़ा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा, अरे भाड़ में जाने दो, एक बार पढ़ो तो सही इन चीज़ों को, ठीक है। तो अब ये देखो ये बोल रहा है कि जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन होता है, कार्बनिक पदार्थों को पोषक, तो भाई वो जैव निम्नीकृत कचरा यही सब होता है, पत्तियाँ, खाना, ये सब कार्बनिक पदार्थ ही तो है, तो ये दोनों तो साथ होंगे। तो ये देखो 16% लोगों ने गलत कर दिया। ये मेरे स्टूडेंट नहीं, हम नहीं चाहते कि आप ये सब गलत करके आओ, ठीक है। इन ऐसे लल्लू क्वेश्चनों को गलत नहीं करके आना है। हाँ, आपको नॉलेज नहीं है, आपको बिल्कुल आप पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमें दुख नहीं है, ना आपको होगा ना हमें होगा। लेकिन आपने पढ़ाई भी की और आप ऐसे लल्लू क्वेश्चन को गलत करके आओ तो भाई दुख होगा, तो वो नहीं होने देंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजन इन पिट्स इज स्लोड बाई अर्थवॉर्म्स, ठीक है। और ये की है, अब इसमें गलत कैसे किया इसने, अपोजिट सोचो कि क्या पता अर्थवॉर्म्स फास्ट कर देते होंगे उसके प्रोसेस को, और ये बात सही भी है। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि डिकम्पोजन को बढ़ाई तो देते हैं केंचुए, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि इस तरीके से आप कर सकते हो। अब जैसे ये है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ अल्फा लिनोइक एसिड, 18 कार्बन ओमेगा। अब ये क्वेश्चन देखते ही हो भाई साहब माइंड को ऐसा हो गया कि अरे भाई कभी जीवन में पढ़ाई नहीं, अल्फा लिनोइक एसिड क्या होता है, 18 कार्बन ओमेगा 3 एसिड, आगे बढ़ के नहीं, 20 सेकंड देना है, 10 से 20 सेकंड भिड़ना है इस क्वेश्चन से। अब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो मूंग और मोठ को तो मैं वैसे ही कट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि जो चीज़ मूंग में होगी वो तो मोठ में भी होगी, दोनों दालें हैं। अब जो नेचर का क्या होता है कि यार एक आदमी, मेरे अंदर किडनी है और आपके अंदर किडनी नहीं है, ऐसा हो सकता है ना। मेरे अंदर फैटी सेल्स है, आपके अंदर नहीं है, वैसा हो सकता है। तो एक ही प्रजाति के लोग हैं तो उनमें सेम चीज़ें होती है। तो जो चीज़ दोनों दालें हैं, मूंग मोठ, हम नाम में ही हम क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं नाम भी, मूंग मोठ उड़द। तो मूंग में होगा तो मोठ में भी होगा, तो मान लो मूंग सही है तो मोठ भी सही होगा, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि एक ही ऑप्शन होगा इनमें से। अब आ जाते हैं फ्लैक्सीड और ओट्स में। अब थोड़ी सी, अब देखो 50% ऑप्शन खत्म कर दिया, मतलब आपका आधा काम हो गया भाई साहब, ठीक है। उसी में आप खुश हो जाओ। उसके बाद में आपका, अब आपकी ये भी डाउट होता है बहुत सारा होगा कि सर 50% तो हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद में हमारे मैक्सिमम गलत होते हैं। ऐसा नहीं होता, वो माइंड क्या करता है, गलत चीज़ों को ही रजिस्टर करता है। जो चीज़ें गलत होती है वो माइंड को धक्का लगती है जब हम चेक करते हैं ना। जबकि ऐसा होता है कि मान लो 10 क्वेश्चन किए हैं तो प्रोबेबिलिटी तो यही बोलती है, मैथ्स तो यही बोलती है, जो कि गलत नहीं हो सकती, कि आपके 5 क्वेश्चन लगभग सही होंगे। कभी हो सकता है कि आपके 3 ही सही हुए, कभी हो सकता है आपके 7 भी सही हो जाए, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी चलती है इधर उधर, पॉजिटिव ही आएंगे नंबर, नेगेटिव नहीं आएंगे आपके, यदि आपने 50% ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया तो, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव जो मार्किंग है वो तो 1/3 है, 33% है, और आपने आपकी जो प्रोबेबिलिटी उस क्वेश्चन को सही होने की 50% है। तो मैथ्स तो सीधी सीधी बोल रही है कि 50% इज मोर देन 33%, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, 1 मिनट, ये क्या हो गया, हाँ। तो अब थोड़ी सी नॉलेज ये हो तो अलसी के अपन लड्डू वड्डू बनाते हैं, यदि आपको वैसे नॉलेज हो तो उनमें अलसी के लड्डू में तिल होता है ना, अलसी का तिल, ठीक है। तो ये सब फैटी एसिड तो होगा ही, फैट हो गई उसमें, जब अलसी को अपन कूटते तो उसमें वो चिपचिपा निकलता भी है फैटी एसिड, ठीक है। नहीं पता तो ये आप थोड़े बहुत जिम करते हो थोड़े वो, तो जैसे जिम वाले लोग खाते हैं ये सब सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वाटरमेलन, ये सब मस्कमेलन, ये इन सब में क्या होता है, ये होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि अपनी बॉडी के लिए, जो स्पेशली जो जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए बहुत सही होता है। तो मैंने ये लगा दी। वाई शुड मैन हैव ऑल द फन, लड़कियाँ भी जिम करती है तो दोनों लगा दी मैंने, ठीक है। समझ रहे हो आप, घबराना नहीं है। लिंको ये जो भी हो, लिंकोइन विंकोइन मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये सही करके आया था। क्यों करके आया था, क्योंकि घबराना नहीं है, भिड़ना है क्वेश्चन से। आगे चलते हैं, लोट इन द नाम में बहुत कुछ रखा है भाई। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप राजस्थान के विद्यार्थी हो, आरएस की आप तैयारी कर रहे हो, आपने इंडियन आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल छोड़ी हुई है, ठीक है। अब आप देखोगे यार पावगढ़, तातापानी, ये जो भी है, या फिर इंडियन ज्योग्राफी आपने बिल्कुल छोड़ी हुई है। अब आप देख के आगे बढ़ गए कि ये तो पता नहीं पावगढ़ वावगढ़, नहीं भाई एक बार देख ले, 20 सेकंड दे दे भाई इसको, 20 सेकंड दे दे बहन इसको, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, तातापानी, अरे अपन खुद ही बोलते हैं कि तो पानी गर्म कर दे को तातापानी बोलते हैं। तो जियो थर्मल एनर्जी, मतलब इस यहाँ पे जब मैंने इसको तातापानी जगह को, ये उड़ीसा में है शायद या वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे मैंने गूगल भी किया तो वहाँ पे हेडपम्प चलाते उसी से गर्म पानी निकलता है, बताओ। क्योंकि जियो थर्मल एनर्जी इतनी है, अंदर जो जमीन में है एनर्जी इतनी है, थर्मल एनर्जी इतनी है, तो तातापानी सीधे सीधे थर्मल एनर्जी हो गया। मतलब बी का तो 3 होगा, मुझे कुछ नहीं पता भले तातापानी कहाँ है क्या है, ठीक है। तो बी का तो 3 हो गया साहब, बी का 3 हो गया, बी का 3 हो गया, 2 ऑप्शन कट गए, बस मैं खुश हो गया। अब आगे तो देख लो, आपको काकरा बार पता हो, कोई भी एक पता हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर, कजली तीज हो बूंदी। अब मान लो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के हो, आप आउट ऑफ स्टेट हो, आपने राजस्थान के बारे में पढ़ा ही नहीं, या फिर तो आप इसको देख के ही छोड़ दिया, नहीं एक बार ट्राई कर ले यार। कजली तीज 3rd डे ऑफ भाद्रपद, तीज तो तीसरे दिन को ही होगा ना, तो सीधा सीधा A का 1 होगा, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए भाई साहब। अब देखो इसको सिर्फ 71% ही बच्चे करके आए। अब ये मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है, आप इस 11% में हो लो, ये आप यदि ये आप टिक करके आते हो ए ऑप्शन, तो मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँगा। लेकिन यदि आप ये 2 ऑप्शन टिक करके आते हो ना, तो मैं भाई चप्पल से मारूंगा आपको,
ये 2% में नहीं होने चाहिए, ये जो 11 और 7%। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा कजली तीज ए का तो 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता भाई, तो ये इनमें नहीं होना है अपने को। हाँ ये होगा कभी कभी कि आप जब 2 में से चूज कर रहे हो तो एक गलत हो सकता है, तो वो तो होगा, कोई बात नहीं। मैंने बताया ना 10 में से 5 भी सही हुए तो भी बल्ले बल्ले अपने, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा नॉलेज का पार्ट है कि गणगौर अपने को पता है कि गणगौर से ही हिंदुओं का महीना चालू होता है, तो हिंदुओं का महीना चैत में चालू होता है, तो डी 4 हो गया, जैसे डी का 4 हो गया तो बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। मतलब थोड़ी नॉलेज थोड़ी सी एलिमिनेशन, हो गया काम अपना। आगे चलते हैं साहब। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक जैन मंदिर है? भाई साहब जैन मंदिर है तो उसका नाम भी कुछ वैसा ही होगा। कुंभ श्याम तो नहीं होगा, कुंभ श्याम राणा सांगा ने बनवाया था मीरा जी के कहने पे, तो ये चित्तौड़गढ़ किले में ही है। अब ये तो नॉलेज वाला पार्ट है, नहीं बात है कोई बात नहीं, लेकिन कुंभ श्याम को तो मैं अभी 14% में नहीं आना है प्लीज़, नहीं तो चप्पल से मारूंगा मैं आपको, ठीक है। जैन मंदिर है तो नाम कुछ तो वैसा हो जाएगा। अब वो समिदेश्वर हो सकता है, अब बात 32% में हो तो कोई बात नहीं, मैं आपकी रेस्पेक्ट करूंगा कि कोई बात नहीं है ना। तुलजा भवानी आप 8% में मत हो यार, ये 8% लोग मेरे पास मत आना, ठीक है। मतलब कुल मिला के जैन मंदिर है तो वो उसका नाम तो या तो सातवीं देवरी होगा या समिदेश्वर होगा। अब दोनों में से टिक करके आ जाना। 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नॉलेज आपको पता ही है कि सातवीं देवरी है तो बहुत अच्छी बात है, टिक करो और आगे बढ़ो, उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। लेकिन 2 ऑप्शन आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। और यही लोग हैं जो कंपटीशन मतलब आपको मौका देंगे आगे बढ़ने का, ठीक है। इन लोगों में अपने को नहीं आना है, ठीक है। ये हो गया। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पट्टा रेख इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान? राजस्थान हिस्ट्री छोड़ के जाते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, स्पेशली यूपी से वाले लोग। अब पट्टा रेख, यार पट्टा रेख तो पढ़ाई नहीं, आगे बढ़ गए भाई, एक बार देख ले ऑप्शन, देख ले। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, मिलिट्री टैक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बेगार। अरे पट्टा, अपने को पट्टा मिलता है जमीन का, जमीन का पट्टा क्यों? जब जमीन का पट्टा दे तो 6% तो गवर्नमेंट ही राजस्व लेती है, सिंपल सा एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो गया। पट्टा देने का मतलब यही होता है कि एक तो आपका पहचान हो गई कि आप उस जमीन के मालिक हो, और उस पर एस्टिमेटेड रेवेन्यू भी लिखा होता है कि इस जमीन की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना है, कितना क्या मिल जाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा दे, क्वेश्चन हो जाता है ना। आगे चलते हैं। क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, उपासक के रूप में, संत के रूप में। भाई द्वारपाल का नाम सुना है? द्वारपाल कौन होते हैं? जो द्वार की रक्षा करते हैं, वहां पे खड़े होते हैं द्वारपाल। उसके अलावा आपने वनपाल का नाम सुना है? वनपाल की भर्ती आती है, वनपाल जो वन की रक्षा करते हैं, वनपाल मतलब कोई रक्षा करने वाला ही, उस क्षेत्र की रक्षा करने वाला। अब उपासक तो रक्षा करने से रहे, संत रक्षा करने से रहे, इनका तो काम भक्ति करना है। ग्राम अधिकारी तो विकास करवाएगा, देवता ही तो थे जो रक्षा करते थे भाई साहब। तो ग्राम देवता मतलब गांव के बाहर एक क्षेत्रपाल की मूर्ति वगैरह को रख दिया जाता था ताकि वो गांव की रक्षा करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये तो हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? वही सिंपल सी बात है, सांबर शाकंभरी, मतलब सांबर में वैसे ही नमक की झील है, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम है, थोड़ा नमक ज़्यादा है, वहाँ पे कुल कहने का मतलब साग सब्जियाँ नहीं होती, तो वहाँ पे उस देवी की मूर्ति की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने लॉजिक लगाया था, वो कितना सही है नहीं है पता नहीं, लेकिन लॉजिक से बहुत प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है आपकी क्वेश्चन सही होने की, समझ रहे हो आप, ठीक है। ए लॉट इन द नेम, ठीक है। डिफेंस डीआरडीओ ने एक ड्रग बनाया था ल्यूकोस्किन, ठीक है। अब भाई साहब इसको 60% नहीं सही किया, ये बहुत आसान क्वेश्चन था यार। पहले तो ल्यूको मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात डर्मा, आपने कभी डर्मेटोलॉजिस्ट का नाम सुना है? जो स्किन का डॉक्टर होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट वही तो होता है, ठीक है। तो ल्यूकोडर्मा हो गया सीधा सीधा स्किन। मुझे कोई मतलब नहीं है डीआरडीओ ने बनाया है, कोई ड्रग्स है, वो कोई खेलने की चीज़ है, वो कोई खाने की चीज़ है, क्या है? डर्मा स्किन, खत्म, आगे बढ़ो, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, देखो भाई, निम्न से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सिरके में एसिडिक अम्ल उपस्थित होता है, और तीसरा सी ऑप्शन है सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। अब यदि ऐसा बोल देता है कि सिरके में बेंजोइक अम्ल भी होता है तो मैं हो सकता था कि दोनों ऑप्शन को करूं, लेकिन इसने देखो स्टेटमेंट ऐसे बनाया है कि सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, तो मतलब दोनों में से एक ही अम्ल होता है वहाँ पे। सीधा सीधा स्टेटमेंट की फ्रेमिंग ऐसी है, ग्रामर पे भी आपको ध्यान देना है। यदि वो ऐसे लिख देता है कि सिरके में बेंजोइक अम्ल भी होता है तो फिर मैं कंफ्यूज होता है कि यार हो सकता है दोनों, लेकिन द लगाया उसने, बेंजोइक एसिड इज द एसिड। द किसके लिए लगता है? जो एक ही हो। ये सब इंग्लिश की नॉलेज भी अपने को काम कर लानी है, ठीक है। द सन लगाते हैं ना अपन, ठीक है। तो वैसे ही बेंजोइक एसिड इज द एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि बेंजोइक एसिड ये जो उसमें प्रेजेंट होता है, नहीं तो अब बी और सी साथ नहीं हो सकते, बी और सी साथ है हटा दो, बी और सी साथ है हटा दो, भाई साहब आप आगे इनमें। तो आपको 13 और 14 ये 27% में नहीं आना। अब भले ही आप 14% में आ जाओ, भले इसको टिक करके आ जाओ, गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक गलत हो रहा है तो आपके 2 सही भी होंगे, एक सही भी होगा। एक गलत और एक सही में भी आप पॉजिटिव में रहते हो, 66%, ध्यान रखना, ठीक है। 0.66% जो भी है, समझ रहे हो आप? अरे समझ रहे हो ना? आगे चलते हैं साहब। कॉन्ट्राडिक्शन,
ये तो अभी मैंने कनेक्ट वाले अपने टेलीग्राम चैनल पे एक्सप्लेन कर ही दिया था आपको कि बैंक ये क्वेश्चन ही गलत था। वैसे मैं बता दूं आपको, ये पता नहीं है कोर्ट में गया था नहीं गया था, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इकोनॉमी तो आपने यदि पढ़ ली होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, जैसे ये दोनों ऑप्शन है, अब ये दोनों तो हटाई दो आप, 7% और 5% तो, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। एक बोल रहा है कि इस एक्ट को मोर्लेमेंटो रिफॉर्म बोलते थे, एक बोलता था कि मोंटेगू सेक्रेटरी था और लॉर्ड चैम्सफोर्ड वाइसराय था। एक बात बताओ, मोर्लेमेंटो रिफॉर्म और मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, एक 1909 में आया था, एक 1919 में आया था। अब दोनों में से एक है ये। ठीक है, अब आप मान लो एग्जाम में भूल गए कि यार ये मोर्लेमेंटो 1909 वाला था, 1919 वाला, कोई बात नहीं। अब कम से कम ये दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि स्टेटमेंट एक ही गलत हो सकता है इन दोनों में से। ठीक है, यदि वो मोर्लेमेंटो सही है तो फिर अपने आप ही ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको मोर्लेमेंटो रिफॉर्म एक्ट बोलेंगे तो फिर वो मोंटेगू सेक्रेटरी नहीं होगा, चैम्सफोर्ड नहीं होगा, वो मोर्लेमेंटो होंगे। यदि ये बात सही है तो फिर ये गलत हो, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से एक होगा। 50% पे आ गया ना आराम से। अब आगे देख लो आप कि थोड़ा सा आपको यदि याद है तो आपको पता है कि वो मोंटेगू चैम्सफोर्ड बोलते हैं उसको, क्योंकि 1919 वाला को मोंटेगू चैम्सफोर्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइपरबोल, कभी ऐसा बोल दिया कि भाई साहब, जैसे बड़बोलापन जिसे बोलते हैं अपन, निम्न में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, सिंपल सा कंसेप्ट। असत्य वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कैसे? किसी भी कथन को असत्य करार देने के लिए हिम्मत चाहिए भाई साहब, हिम्मत। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ये बोलूं कि XYZ कोचिंग फर्जी है, ये स्टेटमेंट मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता लॉजिकली, मुझे 50 तरह के फैक्ट आपको दिखाने पड़ेंगे कि XYZ कोचिंग फर्जी है। ठीक है, पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बोल सकता। हाँ, मैं ऐसे जरूर बोल सकता हूँ कि यार XYZ कोचिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने 2-4 उसके अच्छे काम देख लिए थे। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे आयोडेक्स है। आपने मम्मी से पूछा कि मम्मी आयोडेक्स है क्या घर में? मम्मी ने कहा नहीं है। मम्मी कब बोल सकती है नहीं है? जब मम्मी को घर का एक कोना पता हो, तभी बोल सकती है ना, क्योंकि सफाई वगैरह करते रहते हैं। या पापा भी कर सकते हैं, बिल्कुल सफाई कर सकते हैं। तो पापा तभी बोल सकते हैं जब पापा को हर कोने का पता हो, है ना। हाँ, यदि है तो हाँ बोलना बहुत आसान है। मान लो आपने कहीं पढ़ी हुई देखी थी कि हाँ यार देखी थी मैंने, पढ़ी है, तो वो तो बहुत आसान है। लेकिन नहीं, मना करने के लिए आपको घर के हर कोने के बारे में श्योर होना पड़ेगा। क्या पता अलमारी में हो, क्या पता बेड के नीचे पड़ी हो, क्या पता। तो आप 100%, क्योंकि आप कसम दिलवाओगे, मान लो कि पक्का श्योर नहीं है, तो वो आदमी अटक जाएगा कि यार हो सकती है, यार मुझे पता नहीं है, फिर अटक जाएगा। लेकिन हाँ के लिए तो बोल देगा हाँ मैंने देखी है, कल ही पढ़ी थी, यहाँ पे है, बिल्कुल है। ठीक है, तो अब ये अपन करेंगे कि चौथा जो ये है, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। ये स्टेटमेंट बनाने के लिए जो एग्जामिनर है उसको सारी जितनी भी किताबें हैं श्रेणी सिस्टम पे वो खंगालनी पड़ेगी। क्या पता नालंदा की कोई लाइब्रेरी है, या फिर क्या पता तमिलनाडु की कोई लाइब्रेरी है, प्राचीन लाइब्रेरी, उसकी एक किताब में वर्णन हो कि वहाँ पे भी श्रेणी सिस्टम था, तो मैं तो कोर्ट में जाके क्लेम कर दूंगा ना भाई साहब कि वहाँ पे भी श्रेणी सिस्टम था। तो मतलब ऐसे स्टेटमेंट गलत होंगे ही होंगे। ठीक है, कि मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ऐसे कैसे बोल दिया आपने? क्या पता आपको क्या पता कि श्रेणी सिस्टम साउथ में नहीं थी? ठीक है, तो ये समझ रहे हो ना आप वैसे। तो ऐसे अब भले श्रेणी सिस्टम के बारे में क्या था नहीं था आपको कोई बात नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे हाइपर बोल है, केवल मात्र हमेशा ऐसी चीज़ें आ जाए तो आप समझ लेना कि वो स्टेटमेंट की गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ना। कि यूनिवर्सल ट्रूथ बहुत कम होते हैं ना दुनिया में, कि मैं हमेशा पढ़ाता रहूँगा, भाई कुछ नहीं पता, कल ही मर जाऊँ, क्या पता। ठीक है, तो ये जो हाइपर बोल है वो अपने को हटा देने। आगे चलते हैं। थिंक अपोजिट, हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी स्टेटमेंट को गलत करने की एक टेक्निक ये भी होती है कि वो उल्टा लिख देता है। इट वॉज ए मल्टी पार्टी बॉडी, नोट ए मल्टी पार्टी बॉडी। वो मल्टी पार्टी बॉडी थी तभी उसने नोट लगा दिया यहाँ पे। तो एक बार अपोजिट सोच के देखो। ठीक है, इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, इसका अपोजिट सोचो, कहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं था यार, तो आपको याद आ जाएगा क्योंकि आपकी मेमोरी में होगा, आपने पढ़ा होगा तो कि हाँ यार वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। उल्टा सोच के देखो। ठीक है, ये तो आसान चीज़ थी, कॉमन सेंस वाली चीज़ थी, ये मैंने बताई दी है आपको। ये हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना एग्जाम में, सिली मिस्टेक में काउंट हो जाओगे नहीं तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अदर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था, अब इसका जो उत्तर था ये था कि हाँ अदर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आप फटाफट से ये टिक करके आ जाओगे। नहीं भाई, उसने उल्टा कर दिया। यूजुअली क्या होता है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो पे, ये पहले आता है और बाद में ये आता है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यूजुअली टेस्ट सीरीज वगैरह में यही होता है पैटर्न, लेकिन इसने उल्टा कर दिया यहाँ पे कि इसने नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऊपर दे दिया और ये वाला नीचे दे दिया। तो आप जल्दी जल्दी में इसको टिक करके आ जाओगे, आपको आता है तो भी। तो देख लेना एक बार कि नोट ऊपर लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार शांति से। ठीक है,
पुश द डाउट टेक्निक मैंने बताई दिया ऊपर कि नहीं पता कुछ भी, लेकिन एक बार करके तो देखो ट्राई कि यार 16 9 है, 9 1080 है, तो 1080 बटा 9 हो गया, तो 16 कितना हो गया 1080 बटा 9 इंटू 16, तो हो गया 1920। ठीक है, आगे चलते। नॉलेज एक्सटेंशन, कभी कभी डायरेक्ट नॉलेज नहीं होगी तो घबराना नहीं है, 20 सेकंड तो देना ही है कम से कम। ठीक है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज और आर्टिकल 240। अब मुझे आर्टिकल 240 का तो पता नहीं था, ठीक है, कि कौन आर्टिकल 241 में कौन सा आता है, लेकिन मुझे इतना पता था कि ये जो प्रेसिडेंट जो रेगुलेशन बनाते हैं वो उन यूटीज़ के लिए नहीं बनाते जिन यूटीज़ में लेजिस्लेचर है। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी के लिए नहीं बना सकते, तो जब बना ही नहीं सकते तो फिर वो गलत हो गया ना। तो इसीलिए जब मैंने फिर एग्जाम से आके घर पे देखा तो मैंने देखा कि सही बात है, पुडुचेरी का ई में था और एक क्लोज स्पेशली ये भी लिखा हुआ था कि जैसे ही जो पुडुचेरी या पांडिचेरी जो भी आप बोलते हो उसमें लेजिस्लेचर आएगा ये वाला क्लोज हट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सीधा सीधा ये उत्तर था। आपको नहीं पता आर्टिकल का तो भी आपकी जो दूसरी नॉलेज है, नॉलेज का जो एक्सटेंशन है, उससे आंसर आ रहा है। ठीक है, आपको सोचना ही ये चीज़ें यार, सिर्फ आप आर्टिकल पे सोच रहे हो यार, आर्टिकल नहीं, आप ऐसे सोच लो। ठीक है, जैसे ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेल्यूलोज फाइबर। अब ये नहीं पता था सेल्यूलोज फाइबर का कौन सा एग्जाम्पल, लेकिन इतना पता था कि सेल्यूलोज फाइबर क्या होता है कि जैसे वुड वगैरह से बनता है। ठीक है, लकड़ी वगैरह को गला वलो के फर्मेंटेशन वगैरह टेक्निक से बनता है सेल्यूलोज फाइबर। ठीक है, तो जूट वगैरह ठीक है। अब नायलॉन, अपने को पता है कि नायलॉन तो प्लास्टिक है यार, नायलॉन की रस्सियाँ आती है, नायलॉन के कपड़े भी आते हैं जो कि जलते हैं। अपन घरों पे नहीं बोलते कि नायलॉन का क्या पहना हुआ है, शर्ट इसको उतार दे। ठीक है, घर वाले भी बोलते हैं अपने को सूती वगैरह पहनने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सूती तो क्या है, वो है सूती तो किससे बनता है, कॉटन वगैरह से बनता है। तो सेल्यूलोज फाइबर नायलॉन हो ही नहीं सकता भाई। तो ये थोड़ा नॉलेज का एक्सटेंशन है, आपको भले ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पता, लेकिन नॉलेज का थोड़ा एक्सटेंशन कर दिया कि नायलॉन तो प्लास्टिक होती है। फॉर एग्जाम्पल ये टीवी रिमोट में कौन सी वेव्स होती है, अब नहीं पता तो कोई बात नहीं आप, लेकिन ये 5% में नहीं बताना। ठीक है, कि एक्सरे, भाई टीवी रिमोट में एक्सरे होगी तो आप कितने लोग रेडिएशन से बीमार हो जाएंगे, तो इसको तो हटा ही दो आप। फिर बाकी यार नॉलेज का है कि आपको पता होना चाहिए का गा शाउ विजिबल इंफ्रारेड इनमी रेडियो एक्टिव, ये होता है इसका क्रम। कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो कौन सी और रेडियो वेव। ठीक है, तो ये होता है और फिर उस हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं आता तो, लेकिन ये नहीं बनना अपने को, ये 5% में नहीं आना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन राजस्थान। अब नहीं पता मान लो, लेकिन एक बार पढ़ तो लो। अब आप मान लो आप यूपीसी की तैयारी करते हैं, आपको पता है कि एसडीजी सेंट्रल लेवल पे कौन करता है, नीति आयोग करता है एसडीजी का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नीति आयोग ही रिपोर्ट्स वगैरह निकालता है, एसडीजी स्टेट इंडेक्स वगैरह। ठीक है, तो नीति आयोग के समकक्ष कौन है राजस्थान में, प्लानिंग डिपार्टमेंट। नीति आयोग प्लानिंग की तो बॉडी है, तो बस हो गया फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो अपने को नॉलेज का एक्सटेंशन है, डायरेक्ट आपको नहीं पता था कि यार नोडल डिपार्टमेंट कौन है, आपने पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन नॉलेज को एक्सटेंड किया आपने और ये क्वेश्चन सही करके आया था मैं। ठीक है, इस तरीके से आप 15 से 20 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कोई बात नहीं, 15-20 छोड़ो यार, 5 से 7-8 क्वेश्चन भी कर लिए तो बल्ले बल्ले अपनी। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया कि लॉन्ग स्टेटमेंट यूजुअली सही होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होते, ध्यान रखना। और ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन के गलत होने की चांस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उसने खुद बैठ के बनाया है, वो खुद इधर उधर किया है। और इधर उधर करने में जैसे हम टेस्ट सीरीज वगैरह डिजाइन करते हैं तो इधर उधर करते हैं तो कुछ ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक्स रह जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब उसने खुद बनाया। और खुद क्यों बनाना पड़ा, उसे कोई पेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको गलत करना चाह रहा था उस स्टेटमेंट को। ठीक है भाई, एग्जाम डे के दिन की बात बता देता हूँ। एलिमिनेशन टेक्निक से अपनी खत्म हो गई है। एग्जाम डे के अंदर भाई साहब शाम को लगभग 8 बजे आप पढ़ना बंद कर देना, 30 सितंबर को। उसके बाद में आप पढ़ोगे, आपको डर रहेगा कि ये भी रिवाइज कर लूँ, वो भी रिवाइज कर लूँ। आप एक तो इस तरीके से 29 और 30 को इस तरीके से प्लान करना कि चीज़ें एक बार हो जाए फटाफट से, भले ही अच्छे से नहीं हो फिर एक बार, क्योंकि साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माइंड को एक तसल्ली बहुत जरूरी कि हाँ सिलेबस पूरा हो गया। यदि मान लो आपने 5 पेज छोड़ दिए, 15 पेज छोड़ दिए, एक बुक छोड़ दी, तो माइंड में एक फालतू में टसक रहती है, भले ही उससे कुछ नहीं आना हो, लेकिन टसक रहती है कि तो भले ही जल्दी जल्दी पढ़ लो, भले ही वो जो पढ़ रहे हो उससे कुछ नहीं घुस रहा अंदर, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी पन्ने पलट के 8 बजे तक खत्म कर देना जो भी खत्म करना है ना, नया कुछ मत पढ़ना फिर। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम डे के दिन
फालतू में वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे गॉसिप मत करना, किसी भी गॉसिप का शिकार मत करना। एक नेगेटिव थॉट आपका पूरा दिन खराब कर सकता है, दूर रहना। देखो यूजुअली मैं तो क्या करता हूँ, जैसे लोग वहाँ पे पढ़ते रहते हैं, मैं तो शाम को 6-7 बजे ही पढ़ना छोड़ देता हूँ, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। IIT के टाइम भी ऐसा ही किया था। IIT के टाइम एक दिन पूरे दिन गेम खेला था, ठीक है। उस टाइम वो नया गेम आया था, वो तो ना बाइक दौड़ती थी और वो उसके हाथ में फिर कुछ हंटर आ जाता था, और वो बहुत बहुत पॉपुलर गेम था उस टाइम। कंप्यूटर नए नए टाइप से ही थे, हमारे लिए तो बहुत नए थे। तो पूरे दिन वो गेम खेला था। तो और अभी भी क्या करता हूँ, कोई भी एग्जाम होता है तो मैं, जैसे कोई लोग पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको पढ़ने दो शांति से, न उनसे गॉसिप करनी, न बहस करनी, कुछ नहीं करनी। आप ईयरफोन लगा के गाने सुन लो, या फिर मेरे साथ तो कोई ना कोई होता है, जैसे मेरा कजन होता है या दोस्त होता है, उनके साथ गप्पे मार लीजिए, है। जैसे अभी सर्जरी के टाइम भी कोई ऐसा बंदा रखो जो मतलब जो बेफिक्र इंसान हो, ठीक है। मतलब वो आपको उससे हटा दे, क्योंकि आपको बैठ के आपको पूरे 3 घंटे कंसंट्रेट करनी है चीज़ों पे। तो माइंड को पहले रिफ्रेश रखो, बिल्कुल खाली रखो, मस्त रखो, क्योंकि 3 घंटे अच्छे से काम में आने वाला है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पास इनफ सीढ़ियाँ हैं, लेकिन यदि आपको उनको यूज करना नहीं आता, मतलब आपके पास इनफ नॉलेज है, बिलीव मी आपके पास, लेकिन उनको यदि आप देखो, मैंने ये क्या किया, इनको यूज ही तो किया भी इन टेक्निक्स में, ठीक है, नॉलेज को। तो सीढ़ियाँ आपके पास है, उस दिन आपको यूज़ करना है, इनको खड़ा करना है इन सीढ़ियों को, ठीक है। यदि इनको इस तरीके से पाइल अप करके रखे तो आप कितनी भी नॉलेज वाले हो, सब कमी पड़ जाएंगे, आप कभी भी उधर नहीं देख पाओगे, उधर मेन से, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ देम इट विल नेवर बी इनफ। तो उस दिन अपने को आपके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्स है, जो भी लिमिटेड नॉलेज है, उसको अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। यदि ये पूरा अच्छा लगा, पूरा पॉजिटिव वाइब्स आई, तो एक दिन जिस दिन आप पढ़ाई छोड़ो 30 सितंबर को, उस दिन ये देख लेना। ये हो सकता है मैं कनेक्ट सिविल्स पे सेशन भी ले लूँ, तो आप सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे, यदि आपको पॉजिटिविटी आई है तो। पढ़ाई छोड़ 8 बजे के बाद में यूजुअली मैं क्या करता हूँ, एडमिट कार्ड वगैरह निकलवा लेता हूँ, जो भी सामान जमाने वमाने होते हैं सब कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो आप कर लेना। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अब ये थोड़ी गीता फिलोसॉफी वाली बातें हो गई। इफ़ यू नो हाउ क्विकली पीपल फॉरगेट द डेट यू विल स्टॉप लिविंग टू इम्प्रेस पीपल। यदि आपको ये पता लग जाता है, ये रियलाइज़ हो जाता है कि भाई मरने के बाद में इंसान को जल्दी भूल जाते हैं लोग, 5 महीने 6 महीने 1 साल में, तो आप फालतू में लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ दोगे। आपका जो टारगेट है वो आपने बनाया, RS प्रीलिम्स करना, आप अपने लिए प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो। आपके जो एक्सटर्नल प्रेशर आ रहे हैं कि मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेंगे, भैया क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेगा मेरा, डजेंट मैटर। आपने मेहनत की है ईमानदारी से, जो भी रिजल्ट आए वो सब बढ़िया सोचेंगे, उनको पता है, आप में विश्वास है। देखो 3 टाइप के लोग होते हैं, फटाफट से बता देता हूँ। एक वो हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और वो उस एग्जाम प्रोसेस से गुजर भी चुके हैं, जैसे मेरा जैसा आदमी जो आप पे ट्रस्ट भी करता है, और मैं उन चीज़ से गुजर भी चुका हूँ। आपका प्रीलिम्स फेल हो जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको कभी जज नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम प्रीलिम्स पहली स्टेप है, लोगों को लगता है ईजी है, लेकिन बहुत अनप्रिडिक्टेबल स्टेप है। दूसरा, जो लोग ट्रस्ट करते हैं आपके अपने, लेकिन कभी उस एग्जाम प्रोसेस से गुजरे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स, उनको तो लगता है कि प्रीलिम्स सबसे इजी स्टेप है ना, सबसे पहली स्टेप है, तो ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, थोड़े से परेशान हो सकते हैं, फेल हो गए तो आप, या फिर आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो ऑल द टाइम समझ जाएंगे, उनको आप समझा सकते हो, वो आपको फॉरगिव कर देंगे, आप उनको फॉरगिव कर दो, ये होता है। तीसरे लोग 1.5 होते हैं जो आप पे कभी ट्रस्ट करते ही नहीं, वो तो बस आप पे बस फ़ोन करके बोलते रहते हैं, चाहे रिलेटिव हो या कोई ऐसा फ्रेंड हो, कि भाई फालतू का प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं, उन पे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि फेल हूँ या पास हूँ, ठीक है। उनको तो इग्नोर करो, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अल्टीमेट थॉट यही है, जीवन में अच्छा काम करने के लिए 50, 100, 500 रास्ते होते हैं। कोई जॉब करके अच्छा काम कर रहा है, कोई बिजनेस करके अच्छा काम कर रहा है, कोई RS बन के अच्छा काम कर रहा है। बिलीव मी, आप RS बनो नहीं बनो फ़र्क नहीं पड़ता। आपका अल्टीमेट जो गोल होना चाहिए वो खुश रहना होना चाहिए, और एक बार खुद की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, जहाँ घूमना चाहते हो वहाँ घूम रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, उसके बाद में जो टाइम बचता है उसमें आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, दैट्स इट। SDM बनने के बाद में, IAS बनने के बाद में, मंत्री बनने के बाद में भी यही करना होता है जीवन में। तो बनो नहीं बनो फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप बेस्ट तरीके से एग्जाम दे के आओ। थैंक यू सो मच चैंपियंस, बेस्ट ऑफ लक, सी यू ऑन द अदर साइड। अदर साइड मतलब ऑन द साइड ऑफ मेंस। मैं एथिक्स की क्लासें लूँगा, और शानदार क्लासें होगी अपनी, नीति धर्म परम धर्म, ठीक है। और एथिक्स को इस तरीके से अपन समझेंगे कि मतलब लल्लू लगेगा एथिक्स, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे अपने, ठीक है। गुड लक, गुड लक, गुड लक। थैंक यू सो मच। आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कमेंट वमेंट लाइक वाइक, ठीक है।